स्टूडेंट, मोलल उन्नयन स्थिरांक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, किसी भी घोलक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कैसे निर्धारित किया जाता है, कैसे किसी घोलक के मोलल उन्नयन स्थिरांक को आप लैब में, प्रयोगशाला में निकाल सकते हैं, ये सारा जानकारी आज के क्लास में आप लेने जा रहे हैं। ध्यान बनाए रखिए और अच्छे से जरा समझने का प्रयास कीजिए। ये पूरा एक्सप्लेनेशन एक्सपेरिमेंटली रूप से हम आपको समझाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी चलेगा। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। आप सभी स्टूडेंट पिछले लेक्चर में डेल्टा टीवी बराबर पढ़े केबी इंटू एम, और एम जहां क्या है, मोललता है। तो यहां मोललता के मान को हम फिर से लिखना चाहेंगे WA इंटू 1000 बाई MA इंटू WB। आज हम आप लोग को एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहे हैं साइंस के दुनिया का। ध्यान दीजिए, कभी भी किसी कांस्टेंट को आपको बता दे कि केबी जो है वो एक नियतांक है, और नियतांक को कभी भी साइंस की दुनिया में परिभाषित करना होता है, समझाना होता है, समझना होता है, तो बाकी सभी फैक्टर को जो उस फॉर्मूला में स्थित है वो सबको एकांक मान लेते हैं, यूनिट कर देते हैं, तो अपने आप उसका मान, उस नियतांक का मान निकल जाता है। ध्यान दीजिए, अब क्या बोल रहे हैं, कोई भी नियतांक को परिभाषित करना होता है, समझना होता है, जैसे हम केबी को आज समझना चाहते हैं, यही मोलल उन्नयन स्थिरांक है। तो बाकी जो भी फैक्टर है उसको एकांक मानेंगे। तो हमने मान लिया कि घुल्ले के मोल की संख्या Na बराबर, Na मतलब आप समझ सकते हैं WA बाई MA के रेशियो को क्या कहते हैं, Na। घुल्ले के मोल की संख्या को हमने क्या मान लिया, 1 मोल, और साथ ही साथ घोलक के भार को हमने 1 kg मान लिया, और 1 kg कितना ग्राम के बराबर होता है। इस दोनों के मान को हमने जो ही यूनिट माना, देख लीजिए क्या रहा है, डेल्टा टीवी बराबर केबी। इस पूरे के रेशियो को हमने क्या माना है, 1000 के जगह 1000, और अब ये नहीं है, इस पूरे के रेशियो का 1 हो गया है, और इसके जगह पर 1000 कट गया। फाइनली आपने क्या प्राप्त किया, जरा ध्यान दीजिए, डेल्टा टीवी बराबर केबी, यही प्राप्त हुआ। अब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको क्या समझाना चाहता है, इस पूरे बात को एक्सपेरिमेंटली समझाने जा रहे हैं। ये कैसे, ये आपको क्या समझाना चाहता है, यहां ध्यान दीजिए। ये है एक कंटेनर जिसमें आप जल लिए हैं, और आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जल का क्वथनांक कितना होता है। तो 1 kg हमने जल लिया है, यानी 1000 ग्राम हमने अच्छे से वेट करके जल लिया है इस बर्तन में, और जल 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है। तो हम आपसे पूछे कि बताइए T0B का मान कितना लिख दें, 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसमें कोई अवाष्पशील घुल्ले मिलाने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। अवाष्पशील घुल्ले मिलाने जा रहे हैं। ये अवाष्पशील घुल्ले आते ही आपको अच्छे से पता हो चुका है कि अब क्वथनांक 100 नहीं होगा, अब ये 100 पर नहीं खोलेगा, उससे ज्यादा ताप पर खोलेगा। तो यहां घुल बनने के बाद इसका क्वथनांक बढ़कर अवाष्पशील घुल्ले का हम अगर मिलाए भी हैं, ध्यान दीजिए, मिलाए भी हैं तो कितना मोल, 1 मोल, मतलब अणुभार के बराबर। सपोज दैट H2SO4 का मतलब कोई भी अवाष्पशील घुल्ले लीजिएगा, उसके अणुभार के बराबर लीजिएगा तो वो 1 मोल हो जाएगा, क्योंकि दिया गया भार बटा में अणुभार जो ही करिएगा तो कट जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब अवाष्पशील घुल्ले मिला रहे हैं तो इसका क्वथनांक बढ़कर 100 से बढ़कर 115 हो गया। और अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि जल्दी बताइए, क्वथनांक का उन्नयन हुआ तो कितना का हुआ, 115 माइनस 100 बराबर 15 डिग्री सेल्सियस। तो जरा ध्यान दीजिए, इस फुल कैलकुलेशन से क्या पता चला है कि जो क्वथनांक का उन्नयन है वही मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान है। जो क्वथनांक का उन्नयन है वही मोलल उन्नयन स्थिरांक है,
और इस बात को हम यहाँ एक्सपेरिमेंटली समझाना शुरू कर चुके हैं। जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमको जल का क्वथनांक, जल का मोलर यूनियन स्थिरांक निकालना है, तो हम पहले एक बर्तन में जल लेंगे और जल लेते समय एक उसको तौल लेंगे अच्छे से, 1 केजी जल लेंगे, 1000 ग्राम जल लेंगे। अब हम इसमें उसको, जब वो बॉयल हो रहा है तो हम उसमें अवाष्पशील घुल्ली मिलाएंगे, लेकिन शर्त अप्लाइड रहेगा, कंडीशन अप्लाइड रहेगा, और वो 1 मोल ही मिलाएंगे। तो पता चला कि उसका क्वथनांक बढ़कर कितना हो गया, 115 डिग्री सेल्सियस। तो क्वथनांक में उन्नयन कितना का हुआ? तो इस जल के लिए वहां पर जो मोलर यूनियन स्थिरांक का मान होगा वो 15 के बराबर होगा, 15 के बराबर होगा। ये कैसे? तो इस बात को हम समझाने का प्रयास किए इस कैलकुलेशन से कि जब किसी घुल्ले के 1 मोल को घोलक के 1000 ग्राम में मिलाएंगे, 1 मोल को घोलक के 1000 ग्राम में मिलाएंगे, तो जो क्वथनांक का उन्नयन होगा वही मोलर यूनियन स्थिरांक का मान होगा। तो क्वथनांक का उन्नयन कितना का रहा है? 15। तो केबी का मान क्या हो जाएगा? 15। तो यहां पर मोलर यूनियन स्थिरांक क्या है इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मोलर यूनियन स्थिरांक का मान कैसे निकल जाता है इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस कैलकुलेशन से यह समझ में आ रहा है कि मोलर यूनियन स्थिरांक क्वथनांक में हुआ वह उन्नयन है जो किसी घोलक के 1 केजी में घुल्ले के 1 मोल को मिलाने पर प्राप्त होता है। यानी मोलर यूनियन स्थिरांक को हमने क्वथनांक के उन्नयन के रूप में परिभाषित किया है, लेकिन इसमें शर्त लग गया है, और वो शर्त है कि जब किसी घुल्ले के 1 मोल को घोलक के 1000 ग्राम में मिलाएंगे, जितना क्वथनांक का उन्नयन होगा वही मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। तो अभी तक तो ये जान रहे थे कि ये एक नियतांक है, लेकिन अब ये जान लिए कि यहां पर कभी भी किसी शुद्ध घोलक का अगर मोलर यूनियन स्थिरांक का मान चाहिए तो उसको हम तौल कर 1 केजी लेंगे और उसमें अवाष्पशील घुल्ले का 1 मोल मिलाएंगे। जितना क्वथनांक में वृद्धि आएगा वही उस शुद्ध घोलक का क्या होगा? मोलर यूनियन स्थिरांक होगा। तो हम इसको 2 तरह से आपको समझाएं। मोलर यूनियन स्थिरांक क्या है? तो क्वथनांक में हुई वृद्धि है, क्वथनांक में हुआ वह उन्नयन है जो किसी घुल्ले के 1 मोल को घोलक के 1000 ग्राम में मिलाने पर प्राप्त होता है। ये वास्तव में केबी किसके बराबर है? डेल्टा टीबी के। लेकिन कब है? जब घुल्ले का मोल 1 मोल होगा। कब है? जब घोलक का पूरा द्रव्यमान 1000 यानी 1 केजी होगा। तो जब भी किसी स्थिरांक को परिभाषित करना होता है, नियतांक को परिभाषित करना होता है, तो उस केस में बाकी सभी फैक्टर को अगर यूनिट मान लेंगे तो अपने आप उसका मान निकल जाता है। जैसे यहां पर इसका मान निकला तो किसके रूप में निकला? डेल्टा टीवी के रूप में। अब इसको आप पूरा एक सिस्टम में समझ लें। माना कि घुल्ले का मोल हमने मान लिया WA/MA = 1 मोल और घोलक का दिया गया द्रव्यमान 1 केजी 1000 ग्राम, दोनों का मान हमने रख दिया। यहां मान रखने पर पता चला कि डेल्टा टीबी केबी के बराबर है। तो हम कब से यही बोल रहे थे, ध्यान दिया जाए, कब से यही समझा रहे थे कि किसी द्रव या घोलक का मोलर उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में हुआ वह उन्नयन है जो किसी घुल्ले के 1 मोल को उसी घोलक के 1 केजी में मिलाने पर प्राप्त होता है। तो ये है मोलर उन्नयन स्थिरांक। अब मोलर उन्नयन स्थिरांक की इकाई आपको समझा दें। तो आइए, डेल्टा टीबी बराबर आप लोग जानते हैं केबी इंटू एम। आपको किसका इकाई चाहिए? इसमें केबी का। किसका चाहिए? इसमें कौन मोलर यूनियन स्थिरांक है? केबी। तो केबी बराबर क्या हो जाएगा जी? डेल्टा टीबी बटा में एम, डेल्टा टीबी बटा में। तो आपको केबी का यूनिट चाहिए, तो इस डेल्टा टीबी बाई एम के बारे में सोचना शुरू कीजिए। डेल्टा टीबी क्या है? डेल्टा टीबी क्या है? क्वथनांक में हुआ उन्नयन। और ये क्वथनांक में हुआ उन्नयन कैसे निकलता है? टीएस माइनस 2 ताप का अंतर है, यानी वास्तव में ताप है और ताप का यूनिट केल्विन, ताप का यूनिट फ़ारेनहाइट। तो यहां पर हम अगर डिग्री सेल्सियस ताप का यूनिट लेते हैं तो ये हो गया डिग्री सेल्सियस डेल्टा टीबी का यूनिट। और एम का यूनिट आप लोग सभी लोग अच्छे से जानते हैं, मोल प्रति केजी, जिसको हम लिख सकते हैं मोल केजी पावर, और मोल को ऊपर ले जाएंगे तो मोल पर पावर, केजी को ऊपर ले जाएंगे तो केजी +1 हो जाएगा।
तो यूनिट क्या आया? डिग्री सेल्सियस, किलोग्राम, मोल पर पावर। अब आप लोगों में से किसी को मन है कि नहीं हम डिग्री सेल्सियस में नहीं लेंगे, केल्विन में लेंगे, तो यूनिट क्या हो जाएगा? केल्विन, किलोग्राम, मोल पावर। ये बात सबको क्लियर है कि डेल्टा टीबी का यूनिट क्या होगा? डिग्री सेल्सियस। क्योंकि आप टीएस में से टी नॉट बी घटाते हैं, और टीएस क्या होता है? घोल का क्वथनांक, मतलब ताप होता है। और उसके बाद शुद्ध घोलक का क्वथनांक दो, मतलब दोनों ताप को घटाते हैं तो ये वाला निकलता है ताप का अंतर। तो ये था आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये जो कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं क्वथनांक के उन्नयन में रिलेट करते हुए, जरा ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट। ये गुप्त उष्मा का कॉन्सेप्ट है, लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट है। यहां पर हम मोलल उन्नयन स्थिरांक निकालने का एक अलग कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जिसका फॉर्मूला होता है आर टी नॉट बी स्क्वायर अपॉन 1000 LV। जरा ध्यान दीजिए आर क्या है? तो आर है गैसीय स्थिरांक, वही जो आप पदार्थ की अवस्था चैप्टर में पढ़े थे। आर का मान ऐसा यूनिट में 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। और लीटर एटीएम में इसका फॉर्मूला होता है, लीटर एटीएम में इसका फॉर्मूला 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। तो ये आर क्या है? गैसीय स्थिरांक है। इसके बाद टी नॉट बी शुद्ध घोलक का क्वथनांक है, एलवी है वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। यहां एलवी के माध्यम से हम केबी का मान निकालने जा रहे हैं। यहां पर देखिए, सबको समझने का प्रयास कीजिए। आर क्या है? गैसीय स्थिरांक क्या है? टी नॉट बी क्या है? शुद्ध घोलक का क्वथनांक है। इसमें नया कोई चीज आया है चैप्टर से हटकर, तो वो है एलवी। एलवी क्या है? एलवी का फुल फॉर्म लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। तो अगर किसी दिए गए क्वेश्चन में केवल वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा दे दे और नाम ले कि घोलक ये है, तो घोलक के क्वथनांक, जैसे मान लीजिए नाम ले लिया जल, तो जल का क्वथनांक पता है हम लोग को 100 डिग्री सेल्सियस, आर का मान पता ही है, और गुप्त उष्मा का मान दे दिया तो तुरंत क्या निकल जाएगा? केबी। तो केबी का मान निकालने के लिए हमको केवल गुप्त उष्मा का मान चाहिए। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि गुप्त उष्मा का मान नहीं देता है, और गुप्त उष्मा का मान न देकर और ज्यादा डीप में क्वेश्चन पूछ देता है। और वो क्या होता है? जरा ध्यान दीजिए, वो होता है घोलक, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, जिसको कहते हैं वाष्पीकरण की इंथैल्पी में परिवर्तन। तो वाष्पीकरण की इंथैल्पी में परिवर्तन, डेल्टा का मतलब परिवर्तन, एच का मतलब इंथैल्पी, और बी का मतलब वेपराइजेशन। तो चेंज इन इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाष्पीकरण की इंथैल्पी में परिवर्तन का मान दे देता है। तो हम क्या करते हैं? वाष्पीकरण की इंथैल्पी में परिवर्तन के मान में घोलक के अणु भार से भाग देते हैं, घोलक के मोलर द्रव्यमान से भाग देते हैं। जैसे मान लीजिए पता चल गया जल, तो जल का अणु भार कितना होता है? 18 से जो ही भाग देंगे इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में, तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा एलवी का मान, मतलब वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। और वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा का मान उठाकर यहां रखेंगे तो केबी निकलेगा। ध्यान दीजिए, जहां वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा नहीं देगा वहां क्या देगा? वाष्पीकरण की इंथैल्पी में परिवर्तन देगा। तो वाष्पीकरण की इंथैल्पी में परिवर्तन में अणु भार से, यानी कि घोलक के मोलर द्रव्यमान से भाग देंगे तब एलवी निकलेगा। अब एलवी का मान यहां रखेंगे तो केबी निकलेगा, बाद आगे केबी का मान का उपयोग होगा। तो इस ढंग से कल हम लोग इस चैप्टर पर आधारित सारे क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं इस टॉपिक पर, जो